Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all fine. You know very well कि हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 और हम इसका टॉपिक स्टडी कर रहे हैं. Which one? Yes, next topic after the different types of what? Respirations. लास्ट लेक्चर में you know very well कि हमने डिस्कस किया था कि इसको एरोबिक रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन ली थी हमने, और फिर हम लोगों ने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हमने डिस्कस किया था. आज हम उसी बात को लेके आगे बढ़ेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इन रेस्पिरेशंस में उस पर्टिकुलर डिफरेंस के अलावा और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन द टर्म्स ऑफ स्टेप, इन द टर्म्स ऑफ अकरेंस, और फिर आखिर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है आखिर उसका क्या रोल है, और फाइनली डिस्कस ये करेंगे कि हमारे एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होती है. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. Yes, my dear students, we are here to continue the topic of course aerobic respiration versus anaerobic respiration. और थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं बहुत क्विकली. यू नो वेरी वेल कि हम डिस्कस किया था कि देयर आर two main types of respiration, and one of them was what? Anaerobic respiration. And you know very well that in case of anaerobic respiration there is no use of oxygen. इसमें हम लोगों ने कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की. On the other hand, in case of aerobic respiration, you know very well that there was a usage of oxygen, right? फिर आपको ये वाली बात याद है कि मैंने ये बोला था कि इस वाले केस में हम लोगों ने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया था इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ठीक है, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? पायरुवेट. यहाँ पे भी यही वाला काम हुआ. यहाँ पे भी हम लोगों ने एक ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, राइट. फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में हमने इस पर्टिकुलर पायरुवेट को 2 डिफरेंट पार्ट्स पे डाल दिया इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरे पास किसी यीस्ट का सेल है या ये मेरे पास कोई और एनाएरोबिक बैक्टीरियल है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? C2H5OH में, और इससे क्या प्रोड्यूस हुई थी? व्हाट? CO2. लेकिन अगर ये मेरे पास किसी यूकैरियोट का मसल सेल है और ये फेस कर रहा है ऑक्सीजन डेट को, एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को, तो फिर हमने इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया था किसमें? लैक्टिक एसिड, राइट. तो ये वो बातें जो हमने दोबारा से रिवाइज की यहाँ पे. देखिए, अगर हम एरोबिक पाथवे पे चलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम इस पर्टिकुलर पायरुवेट को ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में. अब इन केसेस, इस केस में तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये वहां पे शामिल होगा. इस वाले केस में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो डेफिनेटली उसमें शामिल नहीं होगा. अब ये जो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या चलाएगा स्टूडेंट्स? क्रैब साइकिल चलाएगा, और उस क्रैब साइकिल के रिजल्ट में मेरे पास प्रोड्यूस होंगी 2 चीजें. उनमें से एक का नाम क्या था? 6 CO2 और एक का नाम क्या था? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट. ये तो पुरानी बातें. आज हम नई बात क्या सीख रहे हैं? नई बात हम ये सीख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं किसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एनाएरोबिक चैनल से, टनल से गुजारूं, वे से गुजारूं, तो उसके रिजल्ट में इसकी सिर्फ 2% एनर्जी लिबरेट होती है. जस्ट 2% एनर्जी लिबरेट होगी. लेकिन इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे जो 100% एनर्जी है वो क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है. तो इससे आप देख सकते हैं कि दिस वेरी एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ सुपीरियर काइंड ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वेयर एनर्जी इज डेफिनेटली लेस देन. अब अगली बात स्टूडेंट हमारे पास ये कि अगर इसकी एनर्जी 2% है और इसकी एनर्जी 100% है, तो फिर
इस 100% के होते हुए हम इस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी मोड में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को क्यों और कब ऑप्ट करते हैं? तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि जब कंडीशंस एनारोबिक हो जाएंगी तो जाहिर है तब तो मैं इस वे से प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता एनर्जी को, तो डेफिनेटली आई हैव टू स्विच दिस पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म मीन मस्कुलर मेटाबॉलिज्म टुवर्ड्स व्हाट एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब कंडीशंस कैसी हो जाएंगी इस पर्टिकुलर टिश्यू में एनारोबिक, तो मजबूरी है, तो मजबूरी है कि अब हम लोग एनारोबिक वे से ही रेस्पायर करें। प्लस अगली बात और इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये प्रोड्यूस करवाती है एसिड, और ये जो एसिड है ये हमारा मसल लेता है, टेक करता है एज व्हाट, एज एन एरर सिग्नल, एज एन एरर सिग्नल। तो जब भी आप लोगों के मसल्स के अंदर कंडीशंस एनारोबिक हो जाएंगी तो मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या करवाता है, जाहिर है मसल फैटीग करवाता है, और मसल फैटीग के रिजल्ट में जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि खलियां पड़ गई, पेन होती है, राइट, क्या पड़ गई, खलियां। ये एरर सिग्नल है, ये प्रिवेंट करवाता है आपके मसल को वियर टियर से, राइट, तो इट इज टेकन एज व्हाट एरर सिग्नल। अब देखना ये है कि बेसिकली ये 2% जो मेरे पास एनर्जी लिबरेट हुई वो कितनी एटीपी दे सकती है, तो आंसर इज इट कैन गिव मी जस्ट 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ तो यहाँ पे मेरे पास 38 ATP molecules प्रोड्यूस होते हैं। There is a hell of difference between the energy relations of what aerobic respiration, just 2 ATP molecules and 38 ATP molecules। अब सवाल ये कि अगर 2 ATP molecules हो मेरे पास स्टूडेंट्स, कितने, 2 ATP molecules, तो उससे मुझे कितनी एनर्जी मिल सकती है, तो आंसर इज कि मेरे पास एक ATP का मॉलिक्यूल 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, और अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों के पास 14.6 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट होगी। सो यील्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज जस्ट 14.6 किलो कैलोरीज। अब जरा अपने माइंड पे जोर डालें और सोचें कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनवाए थे, राइट, थिंक एंड लेट मी नो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर स्टूडेंट्स कि आखिर इतनी ज्यादा एटीपी या इतनी कम एटीपी अपने अंदर एनर्जी स्टोर कैसे करती है, तो उसके लिए हम मूव करते हैं टू द टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, हमने इसको भी कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में डिस्कस किया था। क्या था भला, कि एक जो मेरे पास एटीपी है वो 3 चीजों पे कंसिस्ट करती है, राइट। नंबर 1 वाज अ पेंटोज शुगर, और इस पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये थी कार्बन नंबर 5, ये C5। इस कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच हो जाते थे क्या, फॉस्फेट्स। लुक एट दिस कि अगर मेरे पास एक फॉस्फेट अटैच है यहां से लेकर यहां तक, और इस पे अटैच हो गई क्या, तीसरी चीज। पहली चीज क्या थी मेरे पास, पेंटोज शुगर, दूसरी चीज क्या थी, फॉस्फेट, और तीसरी चीज मेरे पास यहाँ पे क्या अटैच चाहिए, एडिनिन। दिस इज एडिनिन। यू नो एडिनिन इज नाइट्रोजनस बेस, आप लोगों ने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, कहाँ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये वही एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब इस एडेनिन न्यूक्लियोटाइड में अगर एक फॉस्फेट अटैच है तो यहां से लेके यहां तक इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बात को जरा गौर से सुनिएगा, इस एएमपी की एनर्जी वैल्यू 0, कोई एनर्जी वैल्यू नहीं, लेकिन जब मैं इसके अंदर इसके साथ अटैच कर दूंगा एक और फॉस्फेट तो इसकी एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा एक और फॉस्फेट, थर्ड फॉस्फेट, समथिंग लाइक इट, तो जाहिर है अब इसकी एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर किसी जगह पे सिमिलर चार्जेस इकट्ठे हो जाए, लुक एट दिस, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, OH पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब इन सब चीजों के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और आपको पता है
कि जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है उतनी ही उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। और इसकी ये एबिलिटी टू डोनेट एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हो जाए, राइट। सो ये बहुत ज्यादा क्लोजली लाइंग फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली इसको एक हाई हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना दे। जब मैं इसमें से एक फॉस्फेट उतार देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, राइट, तो उसके रिजल्ट में इसकी एनर्जी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। और जब मैं ये वाला फॉस्फेट उतार देता हूँ यहाँ से, तो इसकी एनर्जी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो एनर्जी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फॉस्फेट अटैच होने पे। आप ये बात कह सकते हैं कि सर हमारे पास एटीपी तो है, बीज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो क्या मेरे पास एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट भी हो सकती है? तो आंसर इज नो, बिकॉज कि इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, अगर मैं इसके अंदर एक और फॉस्फेट अटैच करूंगा तो वो अपने अटैच होने से पहले रिपल्शन की वजह से टूट जाए। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर है। बात समझिएगा आप लोगों को, है तो ये स्टेबल, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें एक और फॉस्फेट अटैच कर दूंगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो देयरफॉर एटीपी कैन एग्जिस्ट वेयर एज एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट इट कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है एटीपी का स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं कि ये एटीपी बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। लुक एट दिस, कि ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी लेयर्स हैं, 2। एक जाहिर है आउटर लेयर दैट इज टाइटली बाउंडेड, एंड अदर वन इज इनर मेम्ब्रेन दैट इज लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड का मतलब ये है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह है स्टूडेंट्स, फोल्डेड, फोल्ड हुई है इनटू डिफरेंट फोल्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स। और इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी स्पेसेस हो गई, 2। एक ये बाहर वाली स्पेस है, इसे हम बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और एक ये सारी कैविटी है इनसाइड दिस वन, और इसे हम बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में वो सेट ऑफ एंजाइम और कोएंजाइम प्रेजेंट हैं जो इस पर्टिकुलर पायरुवेट मॉलिक्यूल को पहले कन्वर्ट करेंगे कहाँ, इनटू a 2 carbon compound that is called as acetyl coenzyme A, राइट। अब देखिए जरा आपको गौर से कि ये पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, और एसिटिक एसिड, आपको याद है एसिटिक एसिड, यस, CH3COOH। अगर मैं उस पर्टिकुलर CH3COOH में से H उतार दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एसिटाइल रेडिकल। अब इस एसिटाइल रेडिकल के साथ मैंने अटैच करवा देना है थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजिंग कोएंजाइम ए, तो ये बन गया मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर जाता है, और यहाँ पे ऑपरेट होता है स्टूडेंट्स व्हाट, क्रेब्स साइकिल, राइट। और इस पर्टिकुलर क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, फर्दर 36 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस में, 36 ATP मॉलिक्यूल और प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन 36 ATP मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने की सलाहियत की वजह से ही हम इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, डेफिनेटली बैटरी ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, जनरेटर ऑफ द सेल, राइट। वैसे बुक्स इसको लिखती है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस पर्टिकुलर ग्रेट ऑर्गेनल की वजह से मेरे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन आहिस्ता 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 यूकैरियोट्स डोमिनेट कर जाते हैं ओवर द प्रोकैरियोट्स। सो दिस इज द relation or the role of mitochondria, and now we want to move to the next stage that is called as what, phases of respiration in eukaryotes. Phases of respiration in eukaryotes. What is meant by eukaryote? Yes, cells having modern nucleus and a very very sophisticated what membrane system and organelles associated with the membranes.
तो इस वाले केस में यानी कि शायद मैं आप जैसे मॉडर्न लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के सेल में क्या हुआ, यू नो वेरी वेल कि ये था मेरे पास एक एनिमल सेल और ये था मेरे पास से गुजरती हुई क्या, एक ब्लड कैपिलरी। इट वाज अ ब्लड कैपिलरी। और आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बात बिल्कुल पता है कि वट एवर यू डाइजेस्ट, राइट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन गिव राइज टू व्हाट, द मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड में जो सबसे अहम मोनोसैकेराइड उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज मेरी इस ब्लड कैपिलरी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर। इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हैंड्स हैं जो इस पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्रैब करके अपने अंदर डाल सकते हैं। नाम क्या है, इंसुलिन। तो जब ये वाला ग्लूकोज इंसुलिन के साथ बाइंड करेगा तो फिर ये इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। सो वी हैव poured, हमने डाल दिया है, we have joined glucose from the blood into the cytoplasm of the cell after opening the channels known as insulin present on the surface of cell membrane. अब ये ग्लूकोज कहाँ गया स्टूडेंट्स, तो साइटोप्लाज्म में। तो हम फेज ऑफ रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट लिख रहे हैं, क्या, पहली फेज है इन साइटोप्लाज्म। आप लोगों के साइटोप्लाज्म में जो सबसे पहला प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब मैंने जान के इसको ऐसे बोला है, क्या मतलब हुआ कि मैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइको मींस ऑफ द ग्लूकोज, राइट। हमने डिस्कस किया पहले भी कि ये रिएक्शन कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस के सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म के सूप में डिसॉल्व होते हैं, इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम करेंगे क्या कि हम इस पर्टिकुलर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट आफ्टर पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जिसको मैंने डिफरेंट एरो से यहाँ पे शो कर। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें बहुत से रिएक्शंस इन्वॉल्व है, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट में। रिमेंबर, ग्लूकोज इज बेसिकली C6H12O6, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो मेरे पास पायरूवेट है ये बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है। फॉर्मूला है C3H4O3। ये फॉर्मूला मैंने बार बार लिखा है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ग्लूकोज में C6H12O6 और यहाँ पे C3H4O3, ये फॉर्मूला किसका है, पायरूवेट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, कैन यू लेट मी नो कि पायरूवेट कहाँ बना। वेरी गुड, यू आर राइट, ये बना है हमारे साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बाद ये वाले 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स फाइंड, किसको फाइंड करेंगे, दे विल फाइंड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये वाले 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मैंने भी ड्रॉ करके बताया कि 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। इस पर्टिकुलर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक रिएक्शन होगा जो मैं अभी डिस्क्राइब किया आप लोगों को, सिर्फ मैंने यहाँ पे उसका नाम बताना है। उस रिएक्शन का नाम है व्हाट, लिंक रिएक्शन, लाइक। वो लिंक रिएक्शन यहाँ पे हो कि मैं इस पर्टिकुलर पायरूवेट को इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज दूंगा, जिसके बाद ये वाले 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स 2 एसिटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3COO में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। फिर ये वाला एसिटाइल कंपाउंड, एसिटाइल मॉलिक्यूल सल्फाइड ब्रिज के थ्रू किससे कंबाइन होगा, वो एंजाइम ए के साथ। अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बना है, इट हैज अ पोटेंशियल टू शटल इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर मेरे पास कोई एंजाइम अटैच नहीं होगा तो ये एसिटाइल मॉलिक्यूल मेरे इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया तो अब ये यहां से मूव करके इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है। ये कहां पर था स्टूडेंट्स, यहाँ मीन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से अंदर जा सकता है, राइट। ये है मेरे पास सेकंड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लिंक रिएक्शन क्यों कि ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा
ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स को उस पर्टिकुलर साइकिल के साथ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे हैं उन पर्टिकुलर एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, राइट। तो थर्ड फेज मेरे पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, नंबर 3 इज बेसिकली अ क्रेब्स साइकिल, राइट। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएगा और इवेंचुअली इससे मुझे क्या ऑब्टेन होगी, यस यू राइट, मेरे पास CO2 बनेगी 6, फिर मेरे पास बनेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और टोटली मेरे पास 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे टोटली। तो ये है मेरे पास फेजेस, राइट। दोबारा से अगर समराइज करना चाहेंगे तो पहली फेज मेरे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी फेज मेरे पास क्या है, लिंक रिएक्शन, राइट। और जो मेरे पास थर्ड फेज है इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, राइट। और इन सारी फेजेस से गुजर के अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन जाती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कर जाती है कंप्लीट। इस पर्टिकुलर लेक्चर की हमने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो स्टूडेंट्स ये है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होता है, एकदम से ब्रेक नहीं हो जाता। अगर ग्लूकोज एकदम से ब्रेक हो जाता तो उसकी मिसाल कैसी होती, बिल्कुल जैसे कि मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को स्टोव पे फेंक दूं तो वो फौरन जल जाएगा, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस। अगर ये प्रोसेस मेरी बॉडी में भी हो रहा होता तो मेरी बॉडी जल जाती, ओवरहीट हो जाती, लेकिन मेरा बॉडी टेम्परेचर कभी 37 से ज्यादा नहीं होता। उसके पीछे आंसर क्या है, आई अंडरस्टैंड विद एग्जांपल से, अगर मैं किसी डमी को लूं फॉर एग्जांपल और उसे मैं 3rd या 4th फ्लोर से पुश करूं तो वो डमी जाहिर है बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रखती थी, जब मैंने उसको जमीन पे फेंका तो कन्वर्ट की में और वो बेचारी जमीन पे आते ही पाश हो गई, राइट। लेकिन अगर मैं उसी डमी को अपने साथ क्या करूं, स्टेयर्स के थ्रू नीचे लेके आऊंगा तो डेफिनेटली वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सेम इज द केस यार कि अगर ग्लूकोज एकदम से ब्रेक हो जाए, बर्न हो जाए तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एकदम से निकलेगी, और अगर मैं ग्लूकोज को सेल में स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेक डाउन करूंगा तो एनर्जी यूजफुल होगी और हार्मफुल नहीं रहेगी। आई होप कि आपने इन एनर्जी रिलेशंस को और पर्टिकुलरली हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के कौन से स्टेप्स हैं उनको अपने को समझ लिया होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस बात से मिलेंगे कि हाउ बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, मींस the reactions of glycolysis. Till that time, take very good care of yourself and again your great parents, and try to distribute facilities in your surroundings.